नमस्कार दोस्तों, टेक प्लस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है शब्द विचार। इसमें दिखाया गया है कि शब्दों के वर्गीकरण से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं टॉपिक को कवर किया गया, उसी टॉपिक को कवर कवर किया गया है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन सेट भी हमने पीछे इसका तैयार किया है एक्सप्लेन करने के बाद। तो चलते हैं हम पहले इसका शब्द विचार की तरफ। तो जैसे कि हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण, तो इसमें है कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, या तो उत्पत्ति के पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो या तो उत्पत्ति आएगा या स्रोत के आधार पर, या दोनों हो सकता है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा रचना के आधार पर कहें, या रचना या बनावट के आधार पर, या हो सकता है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। व्युत्पत्ति के जैसे व्युत्पत्ति का अपोजिट व्युत्पत्ति। तो फर्स्ट हो गया हमारा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के ही आधार पर पूछ लिया जाता है। सेकंड है रचना बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। अगला है, तीसरा है, दो हमारा यहाँ हो गया है। तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर। तो रूप के आधार पर पूछा जाए या प्रयोग के आधार पर पूछा जाए या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर पूछ लिया जाए, लेकिन यार रूप के आधार पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगा आपको। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो इन्हीं चारों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, किस प्रकार से आगे दिया गया है। जैसे कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, या तो क्वेश्चन फंसेगा उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो उसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, सॉरी, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज और विदेशज, और यहाँ संकर को भी शामिल कर लिया जाता है। तत्सम कौन से होते हैं? हिंदी में एग्जाम में अगर आपका सिलेबस में हिंदी है और उसमें तत्सम तद्भव पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं है कि तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज कौन से हैं, विदेशज कौन से हैं, संकर कौन से हैं, तो आप हो सकता है अपने नंबर को अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएँ और अपने नंबर खो देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तत्सम शब्द की। तो चलिए इनको क्रम से समझते हैं। पहला है तत्सम शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। ज्यों का त्यों का पर मतलब है कि संस्कृत के ही शब्द हैं वो, और हिंदी में हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे है उष्ट, उष्ट को, ये संस्कृत का शब्द है तो तत्सम शब्द है। और वैसे ऊँट, ये ऊँट, और ओष्ठ को होठ, तो यहाँ पर ओष्ठ अगर है तो ओष्ठ को मतलब तत्सम शब्द की काउंटिंग करेंगे। अग्नि, जैसे आग, तो अग्नि, तो ये भी क्या है हमारे, ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर दिया है, अगर पूछा जाता है कि वे कौन से शब्द हैं जिनको ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो हैं तत्सम शब्द। डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा लंबा डेफिनेशन हमने नहीं लिया है, और एग्जाम्पल भी हमने आसान से उठाए हैं इसके, जिससे आप सही से समझ सकें। उष्ट, ओष्ट, अग्नि, और आगे जब एक्सरसाइज आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम अपलोड कर देंगे। तो आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज को जब कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने आसान से क्वेश्चन एग्जाम्पल को रख दिया है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में है संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, अर्थात संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। वो संस्कृत के शब्द थे, तत्सम शब्द थे, लेकिन वो समय समय पर ये हिंदी बदलती गई ना, पाली, प्राकृतिक, जो आप देखते हैं क्रम है, अपभ्रंश, इनसे गुजरने के बाद में वो संस्कृत का रूप बदलता गया और थोड़ा-सा परिवर्तित होकर वो अपना रूप ही बदल दिए। तो उन्हीं का हमने जो तत्सम पहले दिखाए हैं, यहाँ हमने दिखाए हैं, देखिए ये उष्ट, ओष्ट और अग्नि, उष्ट, ओष्ट और अग्नि यहाँ दिखाए हैं। इन्हीं का आगे ये लिया है उदाहरण। तद्भव में हमने कन्वर्ट किया है, तो वह उष्ट था, तो तद्भव में आके ऊँट हो गया। वह ओष्ट था, यहाँ तद्भव में आके होठ हो गया। वह अग्नि थी, तद्भव में आके इसी को आग के रूप में परिवर्तित हो गया इस शब्द का। तो हमने सेम वही एग्जाम्पल उठाए हैं, वही सेम सिलेक्ट किए हैं जिससे आपकी समझ में आ सके। तो दोनों में अंतर यही है, तत्सम मीन्स जैसा का तैसा, तत्सम मतलब संस्कृत के जैसा, कैसा, संस्कृत के जैसा, तत्सम।
तत्सम से मतलब है कि एकदम संस्कृत के जैसा शब्द जो हम प्रयोग में ला रहे हैं वो तत्सम है। और दोस्तों वहाँ पर आपको छे और जैसे षटकोण वाला सा कटा हुआ और त्र इस तरह के कुछ कटे हुए शब्द मिल जाएँगे, संस्कृत जैसे शब्द मिल जाएँगे, तो आपको नहीं भी पता होगा तो आप टिक कर सकते हैं बड़े आराम से। और ये तद्भव जो है वो सेम उसका परिवर्तित होते हुए आगे जैसे ऊँट, ओष्ठ, ओठ, आग, ये आप बड़े आराम से एक्सरसाइज़ को एक बार करेंगे तो समझ जाएँगे। तत्सम और तद्भव। नेक्स्ट है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में जन्मा, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे देसी शब्द बन गए हैं, कहीं लिखित में नहीं थे लेकिन अब ये लिखित में चलने लगे हैं। गड़बड़, लोटा, हमने 2 ही शब्द इनको यहाँ पर लिखा है, गड़बड़ और लोटा। तो ये देशज शब्द जहाँ आएगा, ट्रिकी बात ये है कि जहाँ भी ये देशज शब्द आएगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ना तो ये तत्सम है और ना ये तद्भव है, ये अलग ही दिख जाएगा आपको। ये एकदम दिखेगा कि हाँ, ये देशज शब्द है और विदेशज शब्द भी नहीं दिखेगा। ये गड़बड़, लोटा जो स्थानीय भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं के कारण परिवर्तित होकर बन जाते हैं और प्रचलन में आ जाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। देशज का अर्थ ही है जैसे देश में जन्मा हुआ। नेक्स्ट है विदेशी शब्द या आगत शब्द। विदेशी शब्द या आगत शब्द। तो विदेशज का अर्थ है विदेश में जन्मा, मतलब विदेश से उत्पत्ति जिस शब्द की है। ये आगत का अर्थ है आया हुआ। मान लो कहें कि विदेशी शब्द या आगत शब्द, तो उसका एक ही सेंस है। आगत शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं। विदेशज का अर्थ है विदेश में जन्मा, या आगत का अर्थ है आया हुआ। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। इनके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऊपर दिया जाएगा कि चीनी भाषा का शब्द कौन सा है, या चाय किस भाषा का है, रिक्शा किस भाषा का है। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादातर अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी, जो अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी भाषा है ना, ये ज़्यादा प्रचलन में है। इनके शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे ही अदालत है, इनाम है, चाय है, चीनी है, रिक्शा, ये चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से अदालत, इनाम, चाय, रिक्शा, तो जो रिक्शा शब्द है, रिक्शा शब्द हो जाएगा आपका जापानी भाषा का। तो इस प्रकार से ये हो गए देसी विदेशी शब्द या आगत शब्द। नेक्स्ट हो जाएगा संकर शब्द। ये संकर शब्द हो जाते हैं कि दो अलग अलग भाषाओं से हो जाते हैं। जैसे दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो फर्स्ट है रेल, तो रेल हमारा है अंग्रेजी का शब्द, प्लस गाड़ी है हिंदी का शब्द। ये हो गया अंग्रेजी का और ये हो गया हिंदी का। तो रेल और गाड़ी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी का जो शब्द मिलाया है उसको मिला के बना रेल और गाड़ी। आगे इसी प्रकार से हो जाता है हमारा पानदान। तो पान हो गया हमारा हिंदी का शब्द, पान और दान। पान हो गया हिंदी का और दान हो गया फारसी। तो पान दान जो मिला के बना है, तो रेलगाड़ी और पानदान दोनों ही संकर शब्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने संकर शब्द को क्लियर किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो खत्म होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, देखिए, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द हैं, तो ये 3 प्रकार से हैं। पहला है रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर कभी पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो इसको आगे देखते हैं, हम समझते हैं रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि हमने लिखा है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ऐसा शब्द रहेगा जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर नहीं बना होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि उपसर्ग से मिलके बना हुआ हो या प्रत्यय से मिलके बना हुआ हो। जैसे उपसर्ग आगे जोड़ देते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, तो ये ना तो उपसर्ग से मिलके बना होगा और ना प्रत्यय से मिलके बना होगा। ऐसा शब्द होगा जिसका खंडन हो ही नहीं सकता है। खंडन आप करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, और जब अर्थ नहीं रहेगा तो वो शब्द रहेगा ही नहीं। तो चावल, जैसे ये दिया हुआ है चावल,
और दिन। तो चावल को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, चावल को हम 2 भाग में बाँटेंगे तो शब्द का कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक शब्द का निकल भी जाएगा तो दूसरे का नहीं निकलेगा। दिन है इसी प्रकार से दिन का भी नहीं। तो आगे वहाँ रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पूछा जाता है, तो ऐसा शब्द आपको देखना है कि जिसका खंडन ना हो सके, जिसका सार्थक खंड ना हो सके, वही रूढ़ शब्द कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा रूढ़ शब्द क्या होते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। रूढ़ का आप समझ गए हैं। ये हम बात कर रहे हैं रूप या प्रयोग रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम बात कर चुके हैं। और रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द हमने पहले क्लियर कर लिया है। अब यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर यौगिक शब्द बनते हैं। दोस्तों एग्जाम में जब आता है तो आप रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में इसी प्रकार अंतर करेंगे। अगर खंडन नहीं हो रहा है, सार्थक खंडन नहीं हो रहा है तो रूढ़ शब्द है, और यहाँ पर ये सार्थक दो शब्दों से मिलकर बना होगा वो यौगिक शब्द हो जाएगा। जैसे विद्यालय, देवालय और राजपुत्र। तो यहाँ संधि विच्छेद नहीं करेंगे हम, लेकिन आपको बता दें कि विद्याधनालय, विद्यालय, विद्या का आलय, देवधनालय, देव का आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो ये चला जाएगा कहाँ हमारा, समास में। समास में नहीं, संधि, संधि विच्छेदन करके अभी देख लेते हैं। समास का तो संबंध ही नहीं है, हालांकि वही शब्द है, चाहे वो समास में ले लो चाहे संधि में ले लो, लेकिन यहाँ हम संधि विच्छेद करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर विद्याधन आलय को संधि विच्छेदन कर दे रहे हैं, तो विद्या और आलय दो शब्द इसमें निकल जाएंगे। देवा उधन आलय, देवालय, दो 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 शब्द इसमें निकल जाएंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें राज और पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें इसमें भी दो सार्थक शब्द निकल रहे हैं। कहने का मतलब विद्यालय, देवालय और राजपुत्र तीनों में ही दो सार्थक शब्द निकल जाएंगे, और ये दो तीनों शब्द किन्हीं दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे विद्यालय विद्या और आलय से मिलकर बना है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, बार बार आपको समझाने का, कि यहाँ पर यही विशेष अंतर आपको देखना है कि संधि विच्छेद कर लेना है। यहाँ पर नहीं भी संधि विच्छेद आ रहा है तो रूढ़ और यौगिक में आप बड़े आराम से यहाँ पर अंतर कर सकते हैं। रूढ़ खंडन ना हो, और योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ हो गया जिसका खंडन ना हो, और यौगिक हो गया दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हो। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कैसे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास में मान के चलिए, अब मान लीजिए 99% को बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेगा योग रूढ़ शब्द में। पीताम्बर, लंबोदर। पीताम्बर मतलब भगवान के लिए, भगवान कृष्ण को मान के चलिए। लंबोदर भगवान गणेश को। और दशानन रावण के लिए। नीलकंठ भगवान शिव के लिए। तो इनका एक विशेष अर्थ निकल जाता है। तो इस प्रकार के जो बहुब्रीहि समास के तरह के जो एग्जाम्पल होंगे योग रूढ़, ये मान लीजिए कि आपका ये रचना बनावट के आधार पर ये भी क्लियर हो गया। रूढ़ शब्द को आप पहचान लेंगे जिसका खंडन ना हो, और यौगिक को आप पहचान लेंगे जो सार्थक किन्हीं दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना हो, और योग रूढ़ जो विशेष अर्थ इसी प्रकार से पीताम्बर, लंबोदर, दसाना, नीलकंठ, जलज इस प्रकार से प्रकट कर रहा हो तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यहाँ पर ये रचना या बनावट के आधार पर आपका खत्म हुआ। रूप प्रयोग के आधार पर ये आया, रूप या प्रयोग के आधार पर। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रूप के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो दो शब्द, दो प्रकार से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, तो देखिए आप आगे। विकारी शब्द में दिया गया है, जैसे हमने लिखा है, यह वो शब्द होते, ये हमने साधारण अपने आम भाषा में लिख दिया है, कोई किताबी भाषा से छांट के लिखा है। ये नहीं कि सेम किताबी भाषाओं को ही लिख दिया है। वो क्या है कि किसी चीज़ को आसान करना और आसान करके किसी चीज़ को समझा देना, वही है एक टीचिंग का तरीका। बाकी तो किताबें पुस्तक विक्रेता के पास भी रहती हैं। यह वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतर हो जाता है। इस प्रकार से होता है रूपांतरण। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको शायद ना समझ में आए, और जो हिंदी जान रहे हैं उनको तो समझ में ही आ जाएगा। और ये वीडियो उनके लिए है जो जिनकी हिंदी कमज़ोर है, जो आसानी से का एग्जाम में निकालना चाहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह सभी विकारी शब्द होते हैं। कैसे, ये वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण होता है। रूपांतरण कैसे होता है दोस्तों, जैसे मोहन पढ़ रहा है, पहला है मोहन पढ़ रहा है, रीना पढ़ रही है। अब दोनों वाक्य में लिंग परिवर्तन हो गया, दोनों वाक्य में
लिंग परिवर्तन, जैसे ऊपर ये दिया हुआ है लिंग, वचन और कारक। तो इसी प्रकार से लड़का पढ़ रहा है, नीचे है लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये लिंग परिवर्तन में था और यहाँ पर ये वचन परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं, और जहाँ परिवर्तन ना हो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो जितने हैं ये सब विकारी की काउंटिंग में आ जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया भी जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये किस में आते हैं, तो आप विकारी में आते हैं, ये ना कि अविकारी में। तो इतना नॉलेज रहेगा तो किसी प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप बड़ी आसानी से उसको हल कर लेंगे। अगला है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में क्या है, इन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे आज, कल, कैसे, परंतु, मैं, से, पर, सभी प्रकार के अव्यय शब्द, ये सब सभी प्रकार के, ये जो है ना ये सब अव्यय शब्द है। ये नीचे दिए हुए हमने क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये अव्यय वाला वीडियो है ना हम अलग बना देंगे अलग से। तो क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाते हैं, जैसे हमने इसमें से ज़्यादा नहीं लिखा है। अब, कल, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, उधर, कैसे, क्यों। संबंध बोधक में ऐसे ही आ जाते हैं कि ऊपर, नीचे, में, से, पीछे की ओर, ये सब। परंतु समुच्चय बोधक में आ जाएगा यदि, क्यों, ये इस तरह से आ जाते हैं। ऐसे विस्मयादि बोधक में भी आ जाते हैं। आहा, हाय, ओहो, राम राम, अल्लाह, खुदा, ये सब इस प्रकार से विस्मयादि बोधक में जैसे पढ़े। तो यहाँ पर हम बोधक नहीं पढ़ रहे हैं, अव्यय नहीं पढ़ रहे हैं किसी प्रकार का, यहाँ पर हम अविकारी शब्द। अब बताइए आज अगर कहीं आ जाता है किसी सेंटेंस में, तो आज चाहे वो किसी भी लिंग के साथ आए तो आज का तो आज ही रहेगा, कल का कल ही रहेगा। कैसे शब्द आया तो कैसे ही रहेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे पुल्लिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी वचन में जुड़ा हुआ हो, लेकिन किंतु परंतु इनको तो कोई मतलब नहीं है, ये तो सेम वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि परंतु शब्द जुड़ा हुआ है तो वचन के हिसाब से इसमें कुछ और हो जाएगा इसका बदल के नाम, नहीं। ये अविकारी शब्द हैं, आज, कल, कैसे, परंतु, मैं, से, पर, ये हमने शॉर्ट लिख दिया है। ये अविकारी शब्द बदली नहीं होते हैं, इसीलिए विकारी शब्दों में बदलाव हो जाता है लिंग वचन का, लिंग वचन और कारक का, और इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ इतना ही अंतर है अविकारी शब्द में। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ है ये रूप के आधार पर। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आप लोग जानते ही हैं ज़्यादातर, इसमें उतना कोई खास नहीं है, लेकिन ज़रूरी है जानना। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो नेक्स्ट है एकार्थी शब्द। इसका केवल एक ही अर्थ होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसकी श्रेणी में आ जाती है, जैसे गंगा, यमुना, राधा। गंगा मीन्स गंगा, यमुना मीन्स यमुना, राधा मीन्स राधा, कोई अलग अर्थ है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा एकार्थी शब्द। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत जल्दी आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जल्दी भाषा में बोल रहा हूँ, और पीछे हमने थोड़ा सा 2 4 6 नंबर का टेस्ट भी रखा है, जिससे आपको पता लगेगा हाँ हमने मेमोरी के आधार पर कितना उसको हम हल कर सकते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, तो ये कौन से होते हैं, ये शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, जैसे फूल, फूल का ही है पुष्प, यहाँ पर बीच में डैश कर लीजिए, पुष्प, सुमन, प्रसून, तो फूल के ही ये पर्यायवाची हैं। तो यही है समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, जैसे आप पहले से जानते रहे। इंपॉर्टेंट पर्यायवाची का हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे, अभी फिलहाल तो इसी को समझिए। आगे चलते हैं। विपरीतार्थी या विलोम शब्द, यह शब्द विपरीत अर्थ का बोध करते हैं, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सच का झूठ, दिन का रात। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में, तो डैश में हमको देना था, चलिए आप लोग समझ लीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा विपरीतार्थी शब्द। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ज़्यादा नहीं है, 5 6 क्वेश्चन है, उसको हम क्लियर करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 4 देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पर 4 पे टिक करेंगे। शंकर शब्द को हो सकता है वो काउंट ना करें, लेकिन अगर करता है तो फिर 5 हो जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। शंकर को काउंट नहीं करता है तो आप 4 पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है।
निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मेरा दिल कर रहा है कि आपके लिए टेस्ट के लिए मैं छोड़ देता हूँ, जिससे मुझे भी पता लगे कि हाँ कोई मेरा वीडियो देख रहा है और उस पे थोड़ा इंटरेस्टेड भी है और कमेंट भी दे रहा है। कमेंट नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना ज़रूर रखें कि रूढ़ शब्द कौन सा है? देवालय है, विद्यालय है, पशु है और जलज है। तो आप इसको आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है? रूढ़ शब्द अगर मैंने आपको सही एक्सप्लेन कर दिया है तो आप इसका सही आंसर बता ही देंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। लोटा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। दोस्तों लोटा ये ना तो तत्सम है, ना तद्भव है, ये लोटा है, देशज शब्द है। इस प्रकार के शब्द हमारे पहले ही बताया था कि हमारी लोकल भाषा में निकल के आ जाते हैं और बड़ा प्रचलन में हो जाते हैं और वो लिखित भाषा में चलने लगते हैं। बाकायदा हम लिखित में इसका इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो लोटा है देशज शब्द। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम या तद्भव या देशज या विदेशज या संकर। तो दोस्तों मैंने बताया था, दो भाषाओं से बना हुआ अगर कोई शब्द है तो वो संकर कहलाएगा, संकर शब्द। तो रेल अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी हिंदी भाषा का, रेलगाड़ी संकर शब्द है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बाकायदा पूछा जाता है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों रूढ़ या यौगिक या योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सार्थक खंड हो जाते हैं यौगिक में। तो यौगिक एक ऐसा है शब्द जिसके सार्थक खंड हो जाते हैं। सार्थक खंड से ही ये सार्थक शब्दों के मेल से ही बनता है, तो इसके सार्थक खंड भी हो जाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, रूप के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? रूप के आधार पर 2, 3, 4, 5। तो रूप के आधार पर दोस्तों शब्द के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूप के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। दोस्तों ये टॉपिक हमारा हिंदी का यहीं पर समाप्त होता है। आपको दोस्तों हमारी मेहनत कैसी लगी, हमारा वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम चैनल से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी प्रकार की आपको असुविधा हो रही है तो कमेंट करके हमें बताएं, हमें उसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।